जहाँ टीना मॉडर्न थी तो वहीं उसके ससुराल वाले सीधे साधे साधारण से थे। टीना को नए नए डिजाइन के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। जब भी वो सुनती कि मार्केट में कोई नए कपड़े आए हैं तो वो फौरन खरीद लाती और उन कपड़ों को पहन लेती। गर्मियाँ शुरू हुई तो टीना ने गर्मी के कपड़ों की शॉपिंग करनी शुरू कर दी और वो रोजाना ही तरह तरह के कपड़े कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन खरीदने लगी। एक दिन टीना अपने लिए कुछ नए कपड़े तलाश कर रही थी क्योंकि उसे रिश्तेदार में शादी में जाना था। शादी दिन की थी इसलिए टीना गर्मी के लिए बहुत परेशान थी। क्या बात है टीना, तुमने अभी तक शादी में जाने की तैयारी नहीं की? मैं सोच रही थी तुम वो रानी कलर वाली साड़ी पहन लेती। माँ जी, मैं ये साड़ी वाड़ी कुछ नहीं पहनने वाली। मैं अपने लिए कोई अलग सी ड्रेस मंगवाऊंगी। देखती हूँ गर्मियों के लिए क्या न्यू कलेक्शन है। ऑफलाइन तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, अब देखती हूँ ऑनलाइन ही कुछ मंगवा लूँ। पता नहीं तुम भी क्या क्या मंगवाती रहती हो। इतने कपड़े पड़े हैं तुम्हारे पास जिनमें से शायद तुमने एक कपड़े को दूसरी बार पहना भी नहीं है। अब फिर नए कपड़े खरीदने के बारे में सोच रही हो। कितनी अलमारियाँ भरी हुई है तुम्हारी। 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को हुए और इन 2 सालों में तुमने कितने फालतू कपड़े खरीदे हैं। माँ, टीना को जितना मर्जी उतना कह लो, वो अपने मन की ही करती है। जो पहनना होगा पहन लेगी। टीना कमरे में चली जाती है, तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है जो उसे एक नई शॉपिंग साइट के बारे में बताती है जहाँ पर बर्फ के कपड़े मिल रहे थे। ये सुनकर टीना बहुत खुश होती है। हाँ टीना, मैंने सुना है उस शॉपिंग साइट पर बर्फ के कपड़े मिलते हैं। तेरे लिए बहुत सही रहेगा। तू बता रही थी ना कि दिन की शादी है तो गर्मी में तो सचमुच ठंडा ठंडा एहसास होगा। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है रानी। मैं आज ही बर्फ के कपड़े ऑर्डर कर देती हूँ। शादी तो अगले हफ्ते है, 1-2 दिन में आ ही जाएंगे। अपनी सहेली के कहने पर टीना उस शॉपिंग साइट से एक बर्फ की साड़ी मंगवा लेती है। बर्फ की वो साड़ी एक बड़े से आइस बॉक्स में पैक होकर आई थी। टीना बर्फ की साड़ी देखकर बहुत खुश होती है, पर टीना ने उन बर्फ के कपड़ों के बारे में ना ही इंस्ट्रक्शन साइट पर पढ़े थे और ना ही बॉक्स पर। उसे तो बस बर्फ के कपड़े ही दिखाई दे रहे थे और कुछ भी नहीं। अरे ये क्या है टीना, ये कैसे कपड़े हैं? माँ जी, ये बर्फ की साड़ी है। मैंने स्पेशल वेडिंग में पहनने के लिए मंगवाई है। अब मुझे दिन में शादी के समय गर्मी नहीं लगेगी। मुझे तो ठंडा ठंडा कूल कूल एहसास होगा। आज सब गर्मी में इतने चमकदार रंग वाले कपड़े पहनोगे तो देखना पसीने छूट जाएंगे। पर मैं इस बर्फ की साड़ी को पहनकर बहुत रिलैक्स फील करूँगी। और अगर इन पर लगी बर्फ धूप में पिघल गई तो? नहीं माँ जी, ये बर्फ पूरे 12 घंटे तक नहीं पिघलती। मैंने लोगों के रिव्यू पढ़े थे, काफी लोगों ने मंगवाई है। 2 दिन तक बर्फ ऐसी की ऐसी ही रहेगी। कितनी सुंदर ड्रेस है। मैं तो बिल्कुल अलग दिखने वाली हूँ इसे पहनकर। अभी इसे बॉक्स में रख देती हूँ, कल निकालूंगी शादी में पहनने के लिए। अगले दिन शादी थी। टीना ने बर्फ की बनी हुई साड़ी पहनी और तैयार हो गई। टीना, ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है। अगर जरा से भी बर्फ पिघल गई तो वहाँ सब लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। वही तो मैं इसे समझा रही हूँ कि एक अच्छी सी साड़ी पहन ले, पर इसे तो यही साड़ी पहननी है। माँ जी, मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं ऐसे साड़ी सूट नहीं पहन सकती, इसलिए मैंने अपने लिए ये वाली साड़ी मंगवाई है। अरे ऐसा भी क्या मॉडर्न हो ना, बताओ तो। बर्फ की साड़ी पहनकर शादी में जाएगी, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। टीना अपनी सास और पति के साथ शादी में पहुंचती है। दिन की शादी थी तो गर्मी और धूप भी बहुत ज्यादा थी, पर टीना ने तो बर्फ की साड़ी पहनी थी तो उसे गर्मी लग ही नहीं रही थी। शादी में आए लोग उसे बर्फ की साड़ी पहने देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी वो बर्फ की साड़ी कभी नहीं देखी थी। अरे वाह टीना भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। इन पर तो बर्फ लगी है, ये तो बिल्कुल अलग है। वैसे आपके बारे में जितना सुना था कि आप बहुत मॉडर्न हो, आज देख भी लिया।
मैंने भी यही सुना है, टीना बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती है और आज तो तुम्हारी साड़ी सबसे अलग लग रही है टीना। वैसे कौन सी साइट से मंगवाई है, मुझे भी बताना। मेरी कजन भाई की मैरिज है, वो भी दिन की है। मैं सोच रही हूँ बर्फ की कोई ड्रेस जो मुझ पर अच्छी लगे मैं भी मंगवा लूँ। जी आंटी जी जरूर, मैं आपको साइट का लिंक भेज दूंगी। टीना सबके साथ बातें कर रही थी और खूब एंजॉय कर रही थी। दिन की शादी थी, ओपन एरिया था तो धूप भी बहुत बढ़ रही थी। सबका गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो रहा था। दूल्हा दुल्हन मंडप पर बैठे तो टीना अपनी सास और पति के साथ खाना खाने के लिए चली गई। अरे रात की शादी रखते दिन की शादी में कितनी गर्मी लग रही है। ओह पसीने आ रहे हैं। आप रुकिए माँ, मैं सामने से आपके लिए फ्रूट चाट और जूस लेकर आता हूँ। देखा, मैंने सही किया ना माँ जी। मैंने ये बर्फ की साड़ी पहनी है तो मुझे तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है और मैं तो आराम से शादी एंजॉय कर रही हूँ। अरे क्या शादी एंजॉय कर रही हो बहू, वो देखो तुम्हारी साड़ी की सारी बर्फ पिघल रही है। नीचे की सारी साड़ी से बर्फ हट चुकी है। वो देखो सामने टीना भाभी की साड़ी की सारी बर्फ ही पिघल गई। अच्छा है ना, पूरी शादी में बहुत इतरा रही थी कि बर्फ की साड़ी पहनी है। अब तो ऐसा लग रहा है टीना भाभी ने बर्फ की नहीं बल्कि पानी की साड़ी पहनी है। सब लोग टीना के कपड़ों की बहुत हंसी उड़ा रहे थे क्योंकि टीना की साड़ी के ऊपर से सारी बर्फ पिघल चुकी थी और उसकी साड़ी बहुत भद्दी सी लग रही थी। और बनो मॉडर्न, मंगाओ ऐसे अजीब से कपड़े। देखा शादी में कितना मजाक बन गया तुम्हारा। मना भी किया था इस तरह के कपड़े मत पहनो, पर तुम हो कि मेरी कभी सुनती ही नहीं हो। आई एम सॉरी माँ जी, अब मैं क्या करूँ, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। मुझसे अब यहाँ नहीं रुका जाएगा, हम घर चलते हैं ना। हाँ ठीक है, वैसे भी यहाँ खड़े होकर और मजाक नहीं बनवाना। चलो घर ही चलते हैं। टीना की वजह से उसकी सास को रिश्तेदारी की खास शादी बीच में छोड़कर आनी पड़ी। टीना ने घर जाकर कस्टमर केयर पर कॉल किया और उन्हें साड़ी खराब होने की शिकायत की, पर गलती टीना की खुद की थी। उसने साड़ी के लिए लिखे गए इंस्ट्रक्शन पढ़े ही नहीं थे। उसने बाद में पढ़ा कि बर्फ के कपड़े पहनकर धूप में नहीं जाना। कपड़े सिर्फ गर्मी दूर करने के लिए थे, धूप में पहनने के नहीं। टीना की इस महंगी साड़ी के कपड़े रिटर्न नहीं होते। महंगी साड़ी के पैसे भी गए और मूड भी खराब हुआ। पर टीना को ये भी समझ आ गया कि इतना भी मॉडर्न बनना अच्छा नहीं कि हम कुछ भी मंगवा कर कुछ भी पहन ले। हमेशा सोच समझकर शॉपिंग करनी चाहिए। ये बात उसे उस दिन समझ आ गई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राशि नाम की एक औरत अपने पति और अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। कुछ साल पहले ही उसके पति का एक रोड एक्सीडेंट में दोनों पैर खराब हो गए थे, जिस कारण वो कोई भी कामकाज नहीं कर पाता था और घर चलाने के लिए राशि को घर घर जाकर दूसरों का काम करना पड़ता था। वो सुबह अपनी बेटी को स्कूल भेजकर लोगों के घरों में काम काज करने के लिए चली जाया करती थी। वो अपने पति का इलाज भी करवा रही थी। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। अब राशि के पास बचा कुचा जो भी पैसा था वो सब घर खर्च और दवाइयों में खत्म हो जाता है। अब उसके पास घर चलाने के लिए भी बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। राशि को घर घर जाकर काम करते हुए देखकर रमन बोलता है, आज तुम्हें ये दिन मेरी वजह से ही देखना पड़ रहा है। कहा मैं तुम्हें रानी की तरह रख रहा था और आज देखो तुम्हें नौकरों वाला काम करना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। तुम्हें ऐसी हालत में तो देखना नहीं पड़ता ना। आप अपने आप को मत कोसिए। भविष्य में क्या होने वाला है ये हमें कैसे पता होगा। जैसे आपको मुझे इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही मैं भी आपको इस हालत में नहीं देख सकती। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके पैर जल्दी से ठीक हो जाएं। राशि बहुत ही धार्मिक औरत थी। वो हर शनिवार को मंदिर में जाकर अपने पति रमन के लिए प्रार्थना करती थी।
एक दिन राशि घर की साफ सफाई कर रही थी कि तभी उसकी नजर उसकी माँ के दिए हुए एक संदूक पर पड़ती है। राशि को अचानक अपनी स्वर्गवासी माँ की बात याद आ जाती है। बेटी, मैं तुम्हें ये संदूक आशीर्वाद के रूप में दे रही हूँ। संदूक को तुम तभी खोलना जब तुम पर कोई मुसीबत आए। माँ की बातों को याद करके राशि मन ही मन बोलने लगी, इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी। मेरे पति बिस्तर पर पड़े हुए हैं, घर का खर्चा जैसे तैसे चल रहा है, जहाँ 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं हो पा रहा। शायद ये संदूक खोलने का सही समय आ गया है। राशि ने संदूक के पास जाकर उस संदूक को खोला। संदूक में एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी थी। राशि को संदूक में साड़ी देखकर बहुत ही गुस्सा आया और वो गुस्से में आकर बोली, एक मामूली साड़ी मेरी मुसीबतों को कैसे दूर करेगी। मैंने कितनी उम्मीदों के साथ इस संदूक को खोला था। सोचा था कि इसमें पैसे या जेवर होंगे, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक मामूली सी साड़ी है। अब मैं क्या करूं? एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी टूट गई है। राशि गुस्से में वो संदूक बंद कर देती है। तभी अचानक से वो साड़ी चमकने लगी। चमकती हुई साड़ी को देखकर राशि घबरा जाती है। अरे, ये साड़ी अचानक से चमकने कैसे लग गई? राशि वो साड़ी अपने हाथ में लेती है। साड़ी हाथ में लेते ही साड़ी के नीचे एक चिट्ठी होती है। वो चिट्ठी उसकी माँ की होती है। उसमें लिखा था, बेटा, जैसे ही ये साड़ी तुम्हें मिलेगी, तुम इस साड़ी को पहन लेना। साड़ी को पहनते ही साड़ी का चमत्कार शुरू हो जाएगा। ये एक जादुई साड़ी है जो मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद के रूप में दी है, जो कि कभी भी तुम्हारे बुरे वक्त में काम आ सकती है। और ये साड़ी मुझे एक बाबा ने दी थी जब मेरी एक मन्नत पूरी हुई थी। राशि वो चिट्ठी पढ़ते ही वो साड़ी पहन लेती है। यहाँ राशि साड़ी पहनती है और वहाँ उसके पति का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो आवाज लगाकर बोलता है, अरे राशि, ये तो कमाल हो गया। देखो, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हुआ। मुझे तो लगता है हमारी प्रार्थना भगवान ने आज ही सुन ली। ये चमत्कार हमारी प्रार्थना की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इस साड़ी की वजह से हुआ है। ये साड़ी मुझे मेरी माँ ने आशीर्वाद के रूप में दी थी। जादुई साड़ी मिलते ही राशि और रमन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब राशि जादुई साड़ी से जो भी मांगती, जादुई साड़ी उसे पूरा कर देती थी। रमन भी अब पहले जैसे नौकरी करने लग गया था। राशि भी भविष्य के बारे में सोचकर एक दुकान खोल लेती है। एक दिन राशि की पड़ोसन अदिति उसकी साड़ी के चमत्कार को देख लेती है और वो मौका पाकर राशि के घर से उसकी माँ की दी हुई जादुई साड़ी को चुराकर अपने घर में ले आती है और घर ले जाकर उस जादुई साड़ी से बोलती है, हे जादुई साड़ी, मुझे सोना, चांदी, हीरे, मोती और बहुत सारे रुपए दे दे। मेरा सारा घर धन दौलत से भर दे और घर में बहुत उजाला कर दे। अदिति बड़ी ही गंभीरता से साड़ी की तरफ देखती रही, लेकिन कोई भी जादू नहीं हुआ। ये देखकर अदिति गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर जादुई साड़ी से वो बोलती है, मुझे तो तू कुछ भी नहीं दे रही है। अब मैं तुझे ही नष्ट करके रख दूंगी। अदिति उस साड़ी में आग लगा देती है और देखते ही देखते आग बहुत तेज जलने लगती है। उसके घर के सभी पर्दे आग में जलने लगते हैं। पूरा घर जलने लगता है और जादुई साड़ी दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है। अब अदिति जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है, अरे अरे बचाओ, मेरे घर में आग लग गई। अरे देखो कोई, अरे मेरा घर जल जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई तो बचा लो, नहीं तो मैं जलकर मर जाऊंगी। अदिति की चीख चिल्लाहट सुनकर साड़ी मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम मुझे जलाने चली थी ना? अब देखो, इस आग से तुम्हारे घर में कितनी ज्यादा रोशनी हो रही है। इतना कहकर वो जादुई साड़ी वहाँ से उड़कर सीधा राशि के घर पर पहुँच जाती है और अदिति को अपनी करनी का फल मिल जाता है
और वो जादुई साड़ी राशि की बहुत ही अच्छी सहेली बन गई। सालों पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में शिल्पा और सुरभि नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थीं। शिल्पा के घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जैसे तैसे करके उसकी माँ घर का गुजारा चला रही थी। शिल्पा और सुरभि बहुत ही समझदार और सीधी साधी लड़कियाँ थीं। एक दिन दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं। तभी शिल्पा सुरभि से कहती है, सुरभि चल माँ के कामों में हाथ बटा देते हैं। माँ बहुत देर से खेतों में अकेले काम कर रही हैं। हाँ हाँ दीदी, चलो चलते हैं। बातों बातों में तो ध्यान ही नहीं रहा कि माँ की मदद भी करनी है। इतना कहकर दोनों बहनें खेत में जाकर अपनी माँ की मदद करने लगती हैं। शिल्पा और सुरभि के घर के पीछे एक बहुत बड़ा और घना सा पेड़ था। उस पेड़ पर कभी भी कोई फल नहीं आता था और ना ही वो कभी सूखता था। एक दिन दोनों बहनें उस पेड़ को देखकर आपस में बात करती हैं। दीदी, ये पेड़ तो बहुत घना है, लेकिन आज तक मैंने इसमें कोई भी फल नहीं देखा। हाँ, तो बिल्कुल सही बोल रही है। कभी कभी तो ये पेड़ मुझे मायावी लगता है। तू खुद सोच, भला ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, किसी पेड़ में फल न आए और वो कभी सूखे भी ना? हाँ दीदी। तभी शिल्पा और सुरभि की माँ की आवाज आती है। अरे दोनों लड़कियों कहाँ पर हो? यहाँ इतना सारा काम पड़ा है और तुम दोनों बैठकर आपस में बातें कर रही हो। अभी आई माँ। चल सुरभि, चल जल्दी, माँ बुला रही है हमें। अरे हाँ दीदी, मैं भी भूल गई थी। चलो जल्दी से चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपनी माँ के पास जाती हैं और उनके साथ में काम करने लगती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुरभि स्कूल जाती है और वो अपनी क्लास की लड़की के टिफिन में मूंग की दाल का हलवा देखती है। मूंग की दाल का हलवा देखकर सुरभि अपने मन में सोचती है, अरे वाह, ये तो दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। अपने मन में इतना सोचकर सुरभि उस लड़की के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे टीना, तुम टिफिन में क्या लेकर आई हो? ये मूंग की दाल का हलवा है, मेरी मम्मी ने बनाया है। ये बहुत टेस्टी है, तुम भी खाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरा खाना खा सकती हो। इसके बाद सुरभि टीना का मूंग का दाल का हलवा खा लेती है। सुरभि को मूंग की दाल का हलवा बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद छुट्टी हो जाती है और सुरभि घर जाते जाते अपने मन में सोचती है, आज मैं भी माँ को मूंग की दाल का हलवा बनाने को बोलूँगी। ये कितना टेस्टी होता है। ये सब सोचकर सुरभि बहुत खुश हो रही होती है। घर जाकर सुरभि अपनी माँ को बोलती है, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटी, क्या बात करनी है, बोलो। आज स्कूल में मेरी दोस्त टीना मूंग की दाल का हलवा लाई थी और मैंने भी उस हलवे को खाया। मुझे हलवा बहुत अच्छा लगा। माँ, आप भी बनाओ ना मूंग की दाल का हलवा, प्लीज। नहीं बेटी, मैं नहीं बना सकती। लेकिन क्यों नहीं माँ, आप क्यों नहीं बना सकती? मूंग की दाल के हलवे में बहुत खर्चा लगेगा और मैं इतना खर्चा नहीं कर पाऊंगी। जैसे तैसे करके हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, हमारे लिए वही बहुत है बेटा। सुरभि अपनी माँ की बात समझ जाती है और उदास मन से वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद शिल्पा सुरभि के पास जाती है और उससे पूछती है, अरे सुरभि, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसके बाद सुरभि शिल्पा को सारी बात बता देती है। तभी दोनों की नजर एक घायल चिड़िया पर जाती है। अरे सुरभि, वहाँ देखो, चिड़िया के परों से खून आ रहा है। हाँ दीदी, चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों उस चिड़िया के पास जाती हैं और उसे अपने घर ले आती हैं। दीदी देखो तो, इसके पैर में कितना गहरा जख्म है। इसे तो देखभाल की बहुत जरूरत है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हो दीदी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक हम इस चिड़िया को अपने पास ही रखेंगे। उसके बाद दोनों बहनें चिड़िया के जख्मों पर दवाई लगा देती हैं और कुछ दिनों तक उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। ऐसे ही चिड़िया जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाती है। सुरभि अब चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई है
इसलिए अब हमें इसे आजाद छोड़ देना चाहिए। हाँ दीदी, मैं अभी इसे आसमान की तरफ उड़ा देती हूँ। तभी वो चिड़िया बोलती है, नहीं रुको। अरे चिड़िया, तुम बोल भी सकती हो क्या? मैंने तो पहली बार इंसानों की तरह बोलती हुई चिड़िया देखी है। शिल्पा के इतना कहते ही चिड़िया परी के रूप में बदल जाती है। परी को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो परी है। हाँ, मैं एक परी हूँ। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप चिड़िया के रूप में क्यों थी? मैं चिड़िया के रूप में इसलिए घूम रही थी क्योंकि एक दुष्ट जादूगर मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैंने चिड़िया का रूप धारण कर लिया। तभी मुझे चोट लग गई और मैं अपने असली रूप में नहीं आ पाई। लेकिन तुम दोनों ने मेरी इतनी अच्छे से देखभाल की, जिसकी वजह से आज मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और मैं अपने असली रूप में भी आ गई हूँ। अच्छा, अब आप जा रही हो क्या? मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को कुछ देकर ही जाऊंगी मैं। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लेकिन हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम आपसे क्या मांगे। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक जादुई साड़ी देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ पर एक साड़ी प्रकट कर देती है। ये एक जादुई साड़ी है, तुम दोनों की सारी इच्छा ये पूरी कर देगी। जब भी तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम इस जादुई साड़ी से मांग लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। अब मैं चलती हूँ। मुझे जब भी तुम दोनों से मिलने का मन करेगा तो मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद दोनों बहनें जादुई साड़ी लेकर अपने घर आ जाती हैं और उससे ढेर सारे पैसे मांगती हैं। दोनों बहनें उन पैसों से एक बड़ा सा घर खरीद लेती हैं। घर लेने के बाद दोनों बहनें जादुई साड़ी से और पैसे लेकर एक बड़ी सी फलों की दुकान खोलती हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से जीने लगती हैं। उस दिन से वो सभी अपना गुजारा अपनी दुकान में काम करके ही करते थे। रामपुर नाम के एक गांव में सीता अपने परिवार के साथ रहती थी। सीता गर्भवती थी और वो माँ बनने वाली थी। एक दिन उसकी सास पुष्पा उससे कहती है, सुन सीता, इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए और याद रखना, अगर पोते की जगह पोती हुई ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ और तुझे इस घर में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे फिर से पोती नहीं बल्कि पोता चाहिए, समझी तू? पर माँ जी, जो भगवान ने मेरे नसीब में लिखा होगा वही होगा ना, भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सब तो भगवान के हाथ में होता है। देख सीता, मैं ये सब नहीं जानती हूँ, ये सब तुझे ही देखना है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मुझे पोता चाहिए मतलब पोता ही चाहिए। चल अब ये सब छोड़, पहले तू जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। सीता तुरंत अपनी सास के लिए खाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास की एक सहेली आती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। साथ ही उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा भी होता है। तभी पुष्पा अपनी सहेली से कहती है, आओ आओ मीनल, इतने दिनों बाद आज मेरे घर कैसे आना हुआ? अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुझे? और ये मिठाई का डब्बा क्यों लेकर आई है तू? अरे कुछ खास नहीं, दरअसल आज मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है, इसीलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये ले, तू पहले मुँह मीठा कर। क्या तेरी बहू को बेटा हुआ है? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। ना जाने मुझे ये दिन कब देखने को मिलेगा। देख, एक मेरी बहू है, एक बेटी को पहले ही जन्म दे चुकी है। सोच रही हूँ इस बार पोता हो जाता तब जाकर मेरी जान में जान आती, पर अब देखो क्या होता है। अरे तू चिंता मत कर, जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा। तेरे कहने से पोता पोती थोड़ी ना होंगे। दोनों सहेलियाँ आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर खाना लेकर सीता आ जाती है और अपनी सास की सहेली को देखकर उनसे कहती है, नमस्ते माँ जी, आप कब आई? रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ।
नहीं नहीं बहू, रहने दो। मैं तो बस तुम लोगों का मुंह मीठा करवाने आई थी। वो क्या है ना, आज मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। लो मिठाई खाओ। चलो अभी तो मैं चलती हूँ। अभी मुझे पूरे गांव में मिठाई बांटनी है। उसके बाद पुष्पा की सहेली वहाँ से चली जाती है। तभी पुष्पा गुस्से में अपनी बहू सीता से कहती है, देख इसको भी पोता हुआ है, पर पता नहीं ये दिन मुझे कब देखने को मिलेगा। देख ले सीता, मैं तुझे फिर से बता रही हूँ, अगर इस बार पोता नहीं हुआ ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ और धक्के मार कर तुझे इस घर से निकाल दूंगी, समझी। सीता उदास होकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर उदास होकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। माँ जी को पोता चाहिए पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। भगवान, अब तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है, सब आपको ही देखना है। कृपया मेरी सास की इस इच्छा को पूरा कर देना। सीता ये सोच ही रही थी कि तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास दौड़ती हुई आती है और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। और हॉस्पिटल में सीता के 2 जुड़वा बेटे होते हैं। ये देखकर उसकी सास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बहू और अपने पोतों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुझे कितना परेशान किया है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है बहू कि पोता और पोती होना तो भगवान के हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में कहाँ होता है। कोई बात नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आखिरकार भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बेटे दे दिए हैं। उसके बाद सीता अपने परिवार और अपनी सास के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।